नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव सिन्हा। आप देख रहे हैं द टाइम्स ड्राइव शो एंड इफ you're someone who's new here on the episode, well, you've just come to the right place. आज के टाइम पे जहां लगभग हर हफ्ते एक नई कार, नया वेरिएंट, नया मोटरसाइकिल, नई स्कूटर लॉन्च होती है, वहां इन सब एक्शन को ट्रैक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। बट घबराइएगा नहीं, बिकॉज you've come to the right place. At Times Drive Show, we bring together the finest of the Indian automotive action packed into one episode. तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कि क्या आ रहा है आपकी ओर ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। शुरुआत करेंगे टाटा पंच ईवी से। हाल ही में टाटा पंच को एक अपडेट मिला था और अब टाटा पंच ईवी की बारी है, लेकिन द स्टोरी गोज मच डीपर देन दैट बिकॉज द चेंजेस आर फार मोर एंड मच मोर डीप रूटेड। इतना ही नहीं, साथ में नजर डालेंगे एक और ईवी पे फ्रॉम द हाउस ऑफ टोयोटा, विच इज देयर फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार फॉर द इंडियन मार्केट कॉल्ड द टोयोटा अर्बन क्रूजर रिबेला। और देखेंगे निसान की नई ग्रेवाइट को, विच इज देयर न्यू बजट फ्रेंडली फैमिली कार फॉर द इंडियन मार्केट। तो जैसा कि आपने देखा, काफ़ी कुछ आ रहा है आपकी ओर। और हाँ, आज हमारे साथ है द रेड हॉट Audi Q3. Now, the Audi Q3 brings great value to the table because compact size में it brings the best of luxury segment offerings. इसलिए ये कार अपने स्पेस में काफ़ी यूनिक है। But entry level segment की बात करें, so there's hardly any car that manages to do it better. That is bringing the SUV formula in a budget-friendly manner than the Tata Punch. हाल ही में टाटा पंच को एक इन-डेप्थ अपडेट मिला था और अब बारी है टाटा पंच ईवी की, जिसको भी अपडेट मिल चुका है। Let's head on over to Dhruv Paliwal to find out more. अब ये है टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट। ये जस्ट अभी इंडिया में लॉन्च हुई है एट एन इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफ 9.69 लाख रुपीस। आखिरकार इस फेसलिफ्ट में बदला क्या है? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बी फाइंडिंग आउट टुडे। हाय, माय नेम इज ध्रुव पालीवाल, यू आर वाचिंग टाइम्स ड्राइव। लेट्स गेट रोलिंग। Now let's talk about the design of the Punch EV facelift. First of all, I have to say this, the car looks really good in red. जो येलो कलर है, लॉन्च कलर है, वो भी अच्छा लगता है। बात करूँ इस बॉनेट की तो काफ़ी फ्लैट सिंपल सा बॉनेट है विद दिस एक्सेंट राइट हियर, गिव्स इट अ बिट ऑफ कैरेक्टर। एंड जो बीच का डिस्टिंक्शन है बिटवीन द बॉनेट एंड द बम्पर काफ़ी थिन है, सिग्निफाई करता है ये काइंड ऑफ ईवी है विद दीज स्लिम LED DRLs राइट हियर, गिविंग इट अ सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। सो नाउ ऑन द साइड आई एम गोना फर्स्ट स्टार्ट विद द फैक्ट the tires over here are giving this car a good stance. What you see over here is a 195/60 R16 tire. It's from Apollo and the design, it looks really nice. Cladding की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो काफ़ी thin cladding दी गई है wheel के ऊपर, which is a new touch. So we are seeing many new design changes on this car which we do not generally see in cars in real life. Now let's move to the back and see यहाँ पे क्या changes हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे, थोड़ा सा डार्क एरिया, so bear with me, but you've got this connected LED bar right over here. Flattish boot है, थोड़ी सी रेक विंडस्क्रीन है, पंच ईवी की आपको यहाँ बैजिंग मिलती है। I really like this blacked out piano black finish over here, gives some texture to the back of the car. टेक्सचर की काफ़ी कमी रही है आगे डिज़ाइन में सिंपल लगाने के लिए, बट यहाँ से थोड़ा सा गाड़ी में जिसे कहेंगे एक मसाला, एक तड़का ज़रूर लगा दिया गया है। टाटा का लोगो भी यहाँ पे सही लगता है। एंड इन सब चीज़ों के साथ अब चलते हैं इंटीरियर में, देखते हैं वहाँ पे सिचुएशन कैसी है। अब हम टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट की फर्स्ट रो में आ चुके हैं एंड यहाँ पे अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, काफ़ी फेमिलियर हैं चीज़ें। आपको ये टाटा का फेमिलियर डिज़ाइन स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है विद दिस सेंटर सेक्शन जहाँ पे आपको टाटा का लोगो भी देखने को मिलता है। पियानो ब्लैक फिनिश है, साथ ही साथ वाइट एंड ग्रे कलर की यहाँ पे आपको लेदरेट मटेरियल देखने को मिलती है स्टीयरिंग व्हील पे। काफ़ी प्रीमियम फील होता है। डैशबोर्ड पे भी एक सिमिलर सीन है, यहाँ पे ग्रे, यहाँ पे वाइट, ग्रे। तो यहाँ पे टाटा ने बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स नहीं यूज़ करे हैं, लाइट कलर्स का भी यूज़ किया टू गिव अ गुड सेंस ऑफ स्पेस इनसाइड द कैबिन। अब मैं पंच ईवी फेसलिफ्ट की सेकंड रो में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे सीट्स की बात करूँ, सिमिलर लेवल्स ऑफ कंफर्ट फील होते हैं। बेंच जो है अच्छी खासी फ्लैट है एंड दैट मीन्स कंफर्ट यहाँ पे इज गुड। देयर इज अ स्लाइटली रेस्ड फ्लोर, ईवी है ऑब्वियसली, नीचे बैटरी पैक है तो वो फील होता है आपको लेग्स में कि पैर थोड़े ऊंचे हैं, बट आई थिंक दे हैव इंजीनियर्ड द सीट्स वेल, क्योंकि जो अंडर थाई सपोर्ट है उसकी वजह से वो मेरे को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड फील नहीं हो रहा। जो हेडरूम है वो भी ठीक ठाक है क्योंकि यहाँ पे एरिया स्कूप आउट कर दिया गया है एंड आपको यहाँ पे सेंटर में ऑब्वियसली एक आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेगा। कप होल्डर जो है
वो मिसिंग है। साथ ही साथ आप ये स्क्रीन देख रहे होंगे, दिस इज ऑब्वियसली एन एडिशनल एक्सेसरी। टाटा ने यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सेसरीज लगाई हैं गाड़ी पे जो आप लोग शोरूम से ऑप्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल फॉर अ सिटी ड्राइव एंड इवन फॉर अ रेगुलर हाईवे ड्राइव आई थिंक 2 लोग यहाँ पे आराम से कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। एक नज़र डाल लेते हैं आप इसकी बूट स्पेस पे। अब बूट की मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं बूट काफ़ी डीप है, तो यहाँ पे 2 बड़े साइज के सूटकेस या 3 मीडियम साइज के सूटकेस ठीक ठाक तरीके से आ जाना चाहिए। लोडिंग लिफ्ट थोड़ा लोगों को हाई फील हो सकता है क्योंकि बूट अंदर डीप है, निकालने में सामान थोड़ी सी इशू जरूर हो सकता है, बट दैट इज नॉट अ मेजर कंसर्न। साथ ही साथ ये पार्सल ट्रे भी आपको मिलती है जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी यहाँ पे मेंटेन होती है। Now we've shown you a quick walk around of the Tata Punch EV facelift। बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की, तो टाटा ने अब एक नया बैटरी पैक ऑप्शन जो 40 किलोवाट का है वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, जिसमें रेंज जो है क्लोज टू 450 हो जाती है। रियल वर्ल्ड रेंज कहीं 375 किलोमीटर की निकल के आती है। बट अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की बात है वो ज़्यादा बात हम करेंगे ड्राइव पे इस गाड़ी की, जो भी जल्दी होने वाली है। व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू इज आपको टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के बारे में क्या अच्छा लगा। That was it for this video. Thank you so much for watching, and until the next one, goodbye. So that was the Tata Punch EV, but now it's time to talk about yet another electric vehicle, this time from the house of Toyota. जी हाँ, Toyota finally इंडिया में अपनी पहली fully electric कार लेकर आ रही है। इसका नाम होगा Toyota Urban Cruiser Ibella। अब इलेक्ट्रिक कार्स में इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा ही रहता है, बट इससे पहले कि आप सोचें कि ये गाड़ी कैसे होने वाली है, इवन बिफोर इट्स प्राइस अनाउंसमेंट वी ड्रिवन द कार, तो चलिए नजर डालते हैं क्या है Toyota Urban Cruiser Ibella once again with Dhruv Paliwal. Now this is the Toyota Urban Cruiser Ibella. It's in fact Toyota's first electric vehicle that you will see here on Indian showroom floors. But the thing is, you might already be aware about this car, and that is because underneath it all, ये और मारुति सुजुकी ई-विटारा दोनों एक ही गाड़ी हैं, बस यहाँ पे आपको थोड़े डिफरेंट लुक्स, टोयोटा की डिफरेंट बैजिंग देखने को मिलती है। Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive. Let's get rolling. So, what's new in the Toyota Urban Cruiser Ibella? अब मैं यहाँ पे सबसे बड़े चेंज की बात करूँ तो वो है ये, this front end design. अब मेरी ओपिनियंस ई-विटारा के डिज़ाइन के बारे में क्या थी वो तो आप उस रिव्यू में चेक कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा, it's a really good looking design. Now, this car also reminds me of the Toyota Prius. The Prius in its current gen is a very good looking car, and the fact that this car reminds me of that, I think that is an added plus in my book. ये डिज़ाइन एक इंडियन कार के लिए काफ़ी फ्रेश भी है रिसेंट टाइम्स में, क्योंकि इस टाइप के डिज़ाइन ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे साइड में क्या बदला है, टू बी रियली ऑनेस्ट ज़्यादा कुछ नहीं, इनफैक्ट कुछ भी नहीं। फाइनली एट द बैक व्हाट्स चेंज्ड ओवर हियर, नॉट a lot. You see this lighting element over here, it looks like a connected element, looks the same as the e-Vitara, but on the Toyota Urban Cruiser Ibella, you've got this lighting signature which is a little different than what you find on the e-Vitara. Lastly, obviously, Toyota badging, Urban Cruiser, Ibella. That is pretty much what the Urban Cruiser Ibella looks like. Honestly, to me, on all fronts, it's a better looking car than the Maruti Suzuki e-Vitara. Now I'm in the first row inside the cabin of the Toyota Urban Cruiser Ibella, and honestly things are very familiar here because everything pretty much looks like how we've seen it on the Maruti Suzuki e-Vitara. In fact, मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो cabin में colors use करे गए हैं वो भी काफ़ी similar है, तो इसका मतलब ये है कि the good bits they remain the same. That is really comfortable seats. I love how the use of quality materials has been done to give the ambience of the cabin an uplift. अब अगर एक दो छोटी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बात करूँ तो मुझे ई-विटारा चलाते वक्त भी ये स्क्रीन अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि ये काफ़ी ऑडली शेप्ड है, एक सिंगल हाउसिंग में है, बट दे आरंट सिमेट्रिकली पोजीशंड। चलाते वक्त अगर बात करूँ तो इन स्क्रीन की वजह से इशू कोई फेस नहीं होता, बट देखने वाइज ये थोड़ी सी अजीब ज़रूर लगती हैं। Now I'm in the second row of the Toyota Urban Cruiser Ibella, and difference यहाँ पे ऑनेस्टली कुछ भी फील नहीं होता है। सिमिलर प्लास्टिक्स, सिमिलर डिज़ाइन, सिमिलर कलर्स, सारी चीज़ें सिमिलर फील होती हैं। टू गिव rear seat occupants some level of adjustability, you can actually slide these seats, both of them. So this is a 60 split, this is a 40 split, and you can also recline these seats. So a quick look at the boot space also on offer on the Toyota Urban Cruiser Ibella. अब obviously यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है. You've got this entire area over here underneath
the boot which houses your charger, and I think it is what it is a full size spare wheel. So that is good, but what becomes the problem is now the boot space. I would say that I have got about 3 cabin bags that I can fit over here in the back with a couple of small bags over on top. उससे बहुत ज़्यादा space यहाँ पे नहीं है. So boot space will be a bit of a compromise in this car. Now I'm behind the wheel of the Toyota Urban Cruiser Bella, and honestly, it feels very, very uncomplicated to drive. Now most EVs have this snap instant torque feature going on, and honestly it was fun in the beginning because of all the power, but no, it's not required. So this thing drives pretty much like how you expect regular cars to drive. The torque, yes, if you put your foot down, there is a lot of it available, but if you want to drive calmly, gently, well, it allows you to do so. So what happens is when you're trying to get a quick overtake done and you give the throttle a little bit of input, generally EVs में एक झटका सा लगता है, वो यहाँ पे नहीं feel होता. So in that sense, I think the response of the electric motor has been calibrated really, really well. Now, जब मैंने e-Vitara चलाई थी ना, वहाँ पे I only drove it on highways majorly. खराब गड्ढों पे ज़्यादा चलाने का ऑप्शन नहीं मिला था, and the suspension seemed quite good for that. यहाँ पे भी over regular roads it feels really, really good. बट जहाँ गड्ढे थोड़े ज़्यादा हो गए, जहाँ स्पीड ब्रेकर्स थोड़े बड़े हो गए थे, वहाँ पे एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टिफनेस जरूर स्टार्ट हो गई थी फील होनी. अब मैं स्टीयरिंग की अगर बात करूँ तो यू गॉट दिस क्वर्कर लाइक एलिमेंट. मेरे को अच्छा लगता है देखने में भी, एंड ऑनेस्टली चलाने में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं होता. अब अगर कॉर्नर्स में बात करें, सो द स्टीयरिंग गिव्स यू कॉन्फिडेंस. लोअर स्पीड्स पे इट फील्स नाइस, इट्स ईजी टू यूज़, बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होता. Higher speeds pe you know what the wheels are kind of doing. Now the driving manners of the Toyota Urban Cruiser Bella are quite good. You've also got this new style of rotary shifter over here. It takes a little bit of getting used to, but honestly once you do, and this is the only car that you drive, it's going to feel natural. But मेरी एक complaint definitely अभी भी यहाँ पर है. If I have to change the region settings, you've got 3 different levels of region. I have to go into the screen, and for that I have to first come to a stop, which is not really convenient. साथ ही साथ आपको driving mode भी मिल जाते हैं यहाँ पे. So you've got sport mode, you've got an eco mode, and you've got your regular mode. I think driving this car in regular mode is good enough on its own. अगर आप sport ला देते हो तो आपका throttle response है वो थोड़ा सा और थोड़ा सा urgent हो जाता है, and उसकी वजह से there's a peppy feel in how you drive this car. But overall, I think I have to say this, that the Toyota Urban Cruiser Bella is one of those EVs that drives like a regular car, and I think that's a really, really understated quality that deserves to be highlighted. So those were my first driving impressions of the Toyota Urban Cruiser Bella. I love the way it drives and how your urban commutes just become easier by driving this EV. As an EV, it's not trying to be very, very shouty, and instead is trying to fit into your lifestyle by being a practical car to drive. Yes, the suspension might feel a bit stiff over really broken roads, so that is one thing you will have to keep in consideration. But otherwise also, I think the features and the quality of the interior on the inside feels good enough that this car can do your everyday grind and even those road trips that you like to take. So if you're looking to spend all that money on an EV, I think the Toyota Urban Cruiser Bella will work well for you. And with that, it's time for a small break on the Times Drive show. But bane rahiye hamare saath, because once we're back, we'll talk about yet another SUV. But this time, it's going to be all about practicality and value for money. Stay tuned. वेलकम बैक. मैं हूं मानव सिन्हा. आप देख रहे हैं द टाइम्स ड्राइव शो और आज हमारे साथ है द Audi Q3. Now this is one such SUV that brings value in the form of premiumness. But value offer करने का एक तरीका और है, और वो है ढेर सारी practicality. And on that front, Nissan has come out with a new car for the Indian market. It's called the Nissan Gravite. Let's take a look at what it's all about. अगर आप एक 7-सीटर कार की तलाश में हैं तो आपकी लिस्ट में एक और ऑप्शन ऐड हो चुका है. जी हाँ, the Nissan Gravite has just been launched in India at an introductory price tag of ₹5.
6.65 lakh rupees. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive, and let's take a quick walk around the new Nissan Gravite and find out what it's all about. अब स्टार्ट करते हैं निसान ग्रेवाइट के डिज़ाइन के साथ एंड यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल निसान डिज़ाइन देखने को मिलता है। बात करूँ अगर बॉनेट की तो इट्स अ शॉर्ट बॉनेट एंड यहाँ पे आपको ग्रेवाइट की बैजिंग बिल्कुल सामने की तरफ देखने को मिलती है। काफ़ी माचो वाली फील देने की कोशिश करी है यहाँ पे। अब अगर साइड से यहाँ पे बात करें तो आपको जो है जो रूफ लाइन है वो यहाँ से एकदम ऊपर जाती हुई एंड बिल्कुल सीधे की तरफ पीछे राइज करती हुई दिखेगी। ट्रेडिशनल एमपीवी लुक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से जहाँ पे हमारे को इसका व्हील देखने को मिलेगा। नाउ यू गॉट दिस व्हील हियर which is actually a steel wheel and it's been stylized basically ऊपर से एक कवर टाइप का लगाया गया है जिसके वजह से इसको ये डिजाइन यहाँ पे मिलता है। अब अगर साइज की मैं यहाँ बात करूँ तो इट्स अ 185 सेक्शन टायर विद अ 65 प्रोफाइल एंड अ 15 इंच रिम एंड अगेन ये ऑरेंज एक्सेंट देख रहे हैं दिस इज लिमिटेड टू द लिमिटेड लॉन्च एडिशन ऑफ द निसान ग्रेवाइट। लेट्स कम टुवर्ड्स द बैक। यू गेट दिस नाइस चंकी ORVM ओवर हियर। स्मूथ सर्फेस है, बहुत ज़्यादा लाइंस का यूज़ यहाँ पे नहीं मिला है तो ये डिज़ाइन एज तो ढंग से करने वाला है। पीछे की तरफ आएंगे तो आपको ये थोड़ी सी यहाँ पे डीकैल्स भी देखने को मिलते हैं। नाउ एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर वर्जन ऑफ द ग्रेवाइट इट्स गॉट सम लाइफस्टाइल एक्सेसरीज ऑन इट एंड ये सब चीज़ें उसी का पार्ट हैं। इसी के साथ देखते हैं पीछे कैसा डिज़ाइन है। अब हम गाड़ी के पीछे की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी फ्लैट बूट सरफेस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा रेक नहीं है रियर विंडस्क्रीन। एक सिंगल वाइपर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ सेंट्रली आपको निसान का बैज देखने को मिलता है। ये LED टेल लैम्प्स जो काफ़ी हॉरिजॉन्टली एलोंगेटेड हैं एंड ग्रेवाइट का बड़ा सा बैज आपको यहाँ पीछे भी देखने को मिलता है। अब क्विकली एक नज़र डाल लेते हैं कि थर्ड रो सीट्स कैसी दिखती हैं। अभी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सामान है इसलिए मैं घुस नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे, बट मैं आपको पीछे से एक अंदाज़ा दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नीचे देखेंगे तो एक सीट निकली हुई रखी हुई है एंड दैट इज बिकॉज जो ग्रेवाइट की थर्ड रो है उसकी सीट्स डिटैचेबल हैं, पूरी तरीके से बाहर आ जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीट लगी हुई है, दूसरी की जगह यहाँ पे सामान रखा हुआ है। सो दिस इज बेसिकली अ वेरी प्रैक्टिकल वे टू यूज द सीट्स सो दैट जब आपको ऑक्यूपेंट्स को बिठाने के लिए सातों सीट्स की जरूरत है आप सातों सीट्स लगा सकते हैं एंड अगर आपको सामान रखना है तो आप सीट्स निकाल के सामान भी यहाँ पे रख सकते हैं। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लगेज कैरिंग कैपेसिटी, अगर आप यहाँ पे पीछे वाली रो को लिटा देंगे देन यहाँ पे काफी सारी जगह जनरेट हो जाएगी एंड इफ यू नीड इवन मोर स्पेस देन यू कैन टेक बोथ ऑफ दीज सीट्स आउट, लीव देम एट होम, take whatever stuff you want to carry, drop it where you want to drop it, come back and then reinstall the seats. Now we're in the first row of the newly launched Nissan Gravite and for a second ignore these bits because these are additional extras that you can get from the showroom. We're going to talk about what the first row over here feels like. पहले अगर बात करूँ तो सीट कंफर्टेबल फील होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट मेरे साइज के लिए काफ़ी कंफर्टेबल फील होती है। साथ ही साथ Nissan has done a premium touch over here by giving a suede मटीरियल ऑन द सीट। ग्रेवाइट की यहाँ पे अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारी स्टोरेज आपको यहाँ देखने को मिलती है। या सेंट्रल एरिया में काफ़ी बड़ा सा एरिया है स्टोरेज के लिए। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स की जगह है, यहाँ पे एक एयर प्योरीफायर उसमें फिट किया गया है, यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर दिया गया है, यहाँ पे भी एक जगह है आपको अपना सामान रखने के लिए। साथ ही साथ ग्लव बॉक्स जो है काफ़ी बड़ा है। इट्स अ कूल्ड यूनिट सेम एज हियर, जो यहाँ की भी यूनिट है वो कूल्ड है एंड ऑब्वियसली यू गॉट अ लॉट ऑफ स्पेस इन द डोर्स। अब मैं निसान ग्रेवाइट की यहाँ पे सेकंड रो में आ चुका हूँ। काफ़ी फ्लैट सीट है यहाँ पे, अगेन जो स्वेड मटेरियल की मैंने आगे बात करी थी उसी टाइप का मटेरियल यहाँ भी सीट पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ तो डिस्पाइट दिस बीइंग अ स्मॉल MPV it doesn't really feel claustrophobic and I think one of the big reasons is Nissan has used bright colors with a mix of dark colors and जो विंडो एरिया है वो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। साथ ही साथ अगर सेकंड रो पैसेंजर्स के कंफर्ट की बात करूँ तो आपको डेडिकेटेड AC वेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं बट अगर एक आर्मरेस्ट चाहिए हो तो वो मिसिंग है। Now with all of that out of the way, let's take a quick look at the engine in the Nissan Gravite. यहाँ पे आपको एक 3-cylinder 1 लीटर naturally aspirated petrol engine देखने को मिलता है जो 72 PS और 96 न्यूटन मीटर्स बनाता है। ट्रांसमिशन की बात करूँ एक 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है एंड एक 5-स्पीड AMT भी देखने को मिलता है एंड बहुत ही जल्द निसान ग्रेवाइट में आपको CNG का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। Now that was a quick walk around of Nissan's latest car, a 7-seater MPV, the Nissan Gravite. What do you think about it? Let us know in the comments below and thank you so much for watching.
And with that, we've come to the end of this edition of the Times Drive Show. उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा. अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें रीच आउट ज़रूर करें. And if you're planning to buy a new car, a new motorcycle, a new scooter, or perhaps something as exquisite as the Audi Q3, make sure you visit timesdrive.in because that is where you'll find all the necessary information to make an informed purchase. With that, मेरा समय आपके साथ इस हफ्ते के लिए यहीं समाप्त होता है. मैं मिलूंगा आपसे same time, same place, only on the Times Drive Show next week.